हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 4, भयंकर जानवरों से भी अधिक भयंकर। चू फैंग ने कुख्यात भयंकर जानवरों के बारे में सुना था। वे एक प्रकार के प्राणी थे जो साधना कर सकते थे। उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और वे आत्मा क्षेत्र में मार्शल साधकों के 9 स्तरों के अनुरूप थे। हालांकि अफवाहों के अनुसार रंग 3 भयंकर जानवर की ताकत आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मौजूद मार्शल साधक की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी और रैंक 3 भयंकर जानवरों की तुलना आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर मौजूद साधकों से भी की जा सकती है। यही कारण था कि भले ही वह चू फैंग था, लेकिन उसने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि मुख्य हॉल में एक तंत्र है और जब इसे चालू किया जाता है तो भयंकर जानवर प्रकट होंगे। धमाका! अचानक एक भारी आवाज गूंजी और पत्थर के दरवाजे जो भयंकर जानवरों को बंद कर देते थे, खुलने लगे। अजीब बात है, मैं तो मुख्य हॉल में भी नहीं गया था। पत्थर के दरवाजे क्यों खुले? चू फैंग हैरान था। बैंग 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 तारांकन। लेकिन इसके तुरंत बाद मुख्य हॉल के किनारे लगे सभी 40 पत्थर के दरवाजे खुल गए। इससे चू फैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन पत्थर के दरवाजों के पीछे अंधेरे में खून से लाल रंग की दो आंखें खुल गईं और पूरे मुख्य हॉल में भारी रक्तपात भर गया। अरे, यह कोई मजाक तो नहीं है, चू फैंग ने शाप दिया। उसने साफ सुना था कि हर परीक्षा के आखिरी दौर में एक भयंकर जानवर होगा। लेकिन ये क्या स्थिति थी? वाह! टिल्डर टिल्डर टिल्डर। चू फैंग के पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसकी आंखों के सामने घनी छायाएं पत्थर के दरवाजों से बाहर निकलकर मुख्य हॉल में प्रवेश कर गईं। वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उन प्राणियों का आकार बाघों जैसा था, परंतु उनका आकार बाघों से दोगुना था। उनका पूरा शरीर एकदम काला था और आप उनके ब्लेड जैसे पंजे और हाथीदांत के साथ साथ उनकी रक्त लाल आंखों को भी देख सकते थे। कुल 40 भयंकर जानवर थे और चूंकि उनकी शक्लें बहुत अलग नहीं थीं, इसलिए उन्हें एक ही तरह का होना चाहिए था। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर चू फैंग ने पाया कि उनके माथे पर अजीब सी लकीरें थीं। स्पष्ट रूप से यह उनके पद का चिन्ह था। वाह! टिल्डर! ठीक उसी समय भयंकर जानवरों में से एक ने गुर्राहट की और मुख्य हॉल के गहरे हिस्से में ऊंचे मंच की ओर अपनी नजर डाली। इसके साथ ही सभी भयंकर जानवरों की निगाहें ऊंचे मंच की ओर गईं और उनके मुंह से लार टपकने लगी। लानत है लुटेरों पर! ये देखकर चू फैंग को गुस्सा आ गया। वो इन भयंकर जानवरों को कीमती खजाने कैसे ले जाने दे सकता था। एक श्राप के साथ वह मंच की ओर भागा। वह टिल्डर! जैसे ही चू फैंग ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, उसने तुरंत भयंकर जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। यह उसके लिए काफी अच्छा था। कुल 40 भयंकर जानवरों ने एक साथ संत आत्मा घासों को छोड़ दिया और उन सभी ने चू फैंग को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए इंसानों का खून और मांस किसी आध्यात्मिक दवा से ज्यादा आकर्षक था। हटो! एक रैंक 2 भयंकर जानवर ने सीधे हमला किया, लेकिन चू फैंग के एक मुक्के से उसका सिर उड़ गया। वह एक भी वार से बच नहीं पाया। हालांकि उसी समय कई भयंकर जानवरों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। उनकी भयानक हत्या की मंशा पूरे शरीर को कांपने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन चू फैंग घबराया नहीं। वह बंदर की तरह जोरदार था, भयंकर जानवरों की भीड़ में आगे पीछे जाते हुए बाएं दाएं कूद रहा था। हर बार जब वह हमला करता तो कम से कम एक भयंकर जानवर मर जाता था। उस समय और क्षण में क्रूर भयंकर जानवरों की तुलना में चू फैंग और भी अधिक डरावना राक्षस था। उसके शरीर का हर अंग एक अविनाशी तेज हथियार की तरह था। भयंकर जानवरों की खुरदरी त्वचा और मोटे मांस के बावजूद वे चू फैंग के प्रहार का सामना नहीं कर सकते थे। उस पल चू फैंग को महसूस हुआ कि न केवल उसके शरीर में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी,
बल्कि 9 रंगों वाली दिव्य बिजली भी थी जिससे वह प्यार करता था और नफरत भी करता था। ये दिव्य बिजली ही थी जिसने उसे इतनी मजबूत शक्ति दी और उसके लिए एक आदर्श शरीर बनाया। तारांकन ग्रर जैसे ही चू फैंग उग्रता से मार रहा था, पीछे से एक तेज गुर्राहट की आवाज आई। जब उसने पलटकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक विशाल भयंकर जानवर के तीखे पंजे उसके सिर की ओर बढ़ रहे थे। वह विशाल पंजा बाकी सभी से अलग था क्योंकि वह अन्य भयंकर जानवरों की तुलना में काफी शक्तिशाली था। अगर वह उसमें फंस जाता तो उसका दिमाग निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाता। फुसफुसाहट चू फैंग ने विशाल पंजे से बचने के लिए अचानक पीछे छलांग लगा दी, लेकिन पंजे की गति वास्तव में बहुत तेज थी। हालांकि चू फैंग के मस्तिष्क ने नुकसान को टाल दिया, फिर भी पंजे चू फैंग की छाती पर जा गिरे। आह टिल्डर, उसके सीने में 5 खूनी घाव हो गए थे और जानलेवा दर्द से चू फैंग जोर जोर से रोने लगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दर्द महसूस करने के अलावा चू फैंग और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने पहले ही देख लिया था कि उस पर हमला करने वाले भयंकर जानवर के माथे पर 4 रेखाएं थीं, जो दर्शाती थीं कि वह रैंक 4 का भयंकर जानवर था। अगर वह कोई और व्यक्ति होता तो निस्संदेह वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भाग जाता। इससे किसे फर्क पड़ता कि वे साधना के एक ही स्तर पर हैं। भयंकर जानवर की शक्ति निस्संदेह मनुष्य की शक्ति से ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन चू फैंग न केवल बच निकला बल्कि वह पागलों की तरह उस भयंकर जानवर की ओर झपटा। उसकी इस हरकत ने, जिसने उसकी जान की परवाह नहीं की, उस नासमझ भयंकर जानवर को भी अवचेतन रूप से झिझकने पर मजबूर कर दिया। तारांकन झनकार, जैसे ही भयंकर जानवर हिचकिचाया, चू फैंग ने उसके माथे पर जोरदार मुक्का मारा। लेकिन खून का धमाका नहीं हुआ जैसा कि उम्मीद थी, बल्कि एक जोरदार आवाज हुई जैसे कि स्टील और लोहा टकराया हो। यहाँ तक कि चू फैंग को भी अपनी मुट्ठी से दर्द की लहर महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे मुक्का भयंकर जानवर के सिर पर नहीं पड़ा बल्कि तांबे और लोहे की दीवार पर पड़ा। वाह चू फैंग का मुक्का कोई छोटी बात नहीं थी। भयंकर जानवर चिल्लाया और वह कुछ कदम पीछे भी हट गया। ये स्पष्ट था कि उसे भी दर्द महसूस हुआ। मेरे लिए मरो, ये देखकर कि उसके हमलों का कुछ असर हुआ है, चू फैंग ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। अपनी भुजाओं को घुमाते हुए मुखों की छवियां हवा में भर गईं और उसकी भारी मुट्ठियां तूफान की तरह थीं। उन्होंने लगातार भयंकर जानवर के शरीर पर मुक्के बरसाए। यह उल्लेख करना आवश्यक था कि चू फैंग की विस्फोटक शक्ति बहुत अधिक थी। पागल हमलों के तहत भयंकर जानवर जो उससे कई गुना बड़ा था, उसे पीछे धकेल दिया गया। अन्य भयंकर जानवर जो उस पर अचानक हमला करना चाहते थे, उन्हें भी निस्संदेह एक मुक्का लगा और वे ऐसे ही मारे गए। अंत में चू फैंग ने सभी 40 भयंकर जानवरों को पूरी तरह से मार डाला। बड़ी संख्या में शव और सिर अजीब जगहों पर पड़े थे और उनकी मौत बेहद दयनीय थी। रैंक 4 भयंकर जानवर का शरीर अभी भी बरकरार था, हालांकि चू फैंग ने उसके विशाल मस्तिष्क को जीवित रहते हुए भी नष्ट कर दिया था। वर्तमान चू फैंग खून के एक तालाब में खड़ा था और वह गहरी सांस के लिए हौंफ रहा था। उस खूनी संघर्ष के बाद उसके शरीर पर और भी भयानक घाव दिखाई दिए, लेकिन वे उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। रैंक 4 भयंकर जानवर के हमले के अलावा बाकी सभी के कारण हुए घाव केवल मामूली खरोंच थे और उन्होंने उसे खरोंच तक नहीं दी। ये भयानक शरीर कितना शक्तिशाली है? यह एक सवाल था जो चू फैंग ने खुद से पूछा। उन भयंकर जानवरों की तुलना में उसे लगा कि उसके पास टेंडन के लिए स्टील और हड्डियों के लिए लोहा है। वह शरीर मानव की सीमाओं से परे था और एक बार फिर उसने अपनी विशिष्टता को पहचाना। चारों ओर नजर घुमाने के बाद चू फैंग ने ऊंचे मंच पर छलांग लगा दी। बिना उनकी ओर देखे उसने मार्शल कौशल की किताब और संत आत्मा घास ले ली। ऐसा करने के बाद चू फैंग ने विशाल बंद दरवाजा खोलने की योजना नहीं बनाई। वह वापस उसी दिशा में चला गया जहां से वह आया था और तंत्र मंच में फिर से प्रवेश किया।
चू फेंग के जाने से पहले भयंकर जानवरों को बंद करने वाले पत्थर के कमरे से 1 दर्जन या उससे अधिक छायाएं बाहर निकलीं। जो व्यक्ति आगे बढ़ा वह सू रो था। उस समय चाहे वह सू रो हो या वृद्ध बुजुर्ग, उनके भाव बहुत अजीब थे। उन्होंने केवल चू फेंग को पहले से ही मृत रैंक 4 भयंकर जानवर पर लगातार प्रहार करते देखा, लेकिन ये सोचना अकल्पनीय था कि इतने सारे शक्तिशाली भयंकर जानवरों को केवल एक युवक ने मार डाला। बड़ेली, वह बच्चा कौन है? सू रोऊ ने पूछा। एल्डरली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पीछे खड़े दूसरे बुजुर्गों की तरफ देखा, लेकिन सभी बुजुर्गों ने अपना सिर हिला दिया। आप नहीं जानते कि ऐसे उत्कृष्ट शिष्य का नाम क्या है? सू रो की भौहें सिकुड़ गईं, जिससे कुछ नाराजगी दिखी। बाहरी दरबार के शिष्य बहुत ज्यादा हैं। अगर वह अपनी ताकत छिपा रहा था तो हम। एल्डरली का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। जो भी हो, जल्दी करो और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता करो, फिर मुझे बताओ। इसके अलावा अगर वह अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहता है तो उसे ऐसा ही रहने दें और उसे यह न पता चले कि हम उसकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सू रो ने निर्देश दिया। जैसा आप चाहें। एल्डरली और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इस आंतरिक दरबार के एल्डर का सामना करते हुए उन्होंने असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं की। सू रो ने गहराई से और अर्थपूर्ण ढंग से उस दिशा की ओर देखा जिस ओर चू फेंग गया था, और तभी वह विचार करते हुए पत्थर के कमरे में प्रवेश कर गई।